हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ सब लोग अपनी रणनीति के हिसाब से तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए उसी कड़ी में एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ शिक्षण विधियों की, जो कि मैंने इससे पहले भी लगभग बहुत सारी क्लासेस शिक्षण विधियों की डाल रखी है। जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करने वाले हैं दोस्तों आज का सेशन। आपने शिक्षण विधियों की दूसरी क्लासें नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लासों को देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? तो भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम बताना है दोस्तों। निदानात्मक परीक्षा विधि, योग्यता परीक्षा या भावनात्मक? दोस्तों, जो भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? तो आपके सामने आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परीक्षा विधि। तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? परीक्षा विधि। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है। उसकी बौद्धिक उपलब्धि का मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में मापन, मूल्यांकन तथा आकलन तीनों हैं। तो मूल्यांकन से या फिर मापन से या आकलन से एक ऐसा क्वेश्चन पूछना जाना तो तय है, क्योंकि हर बार पूछा है। चाहे आप रीट के जो पिछले साल के एग्जाम हुए 2022 में जो पेपर उठाकर देख सकते हो, कथन का एक क्वेश्चन तो पूछता है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है। इस प्रकार का कथन किनके द्वारा दिया गया है? रुथ स्ट्रोंग, एपी सुकिया, रेमर्स, गेज व गुड। तो रेमर्स व गेज महोदय के द्वारा यह कथन दिया गया है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचि, अभिवृत्ति और समायोजन क्षमता का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर व्यक्तित्व परीक्षण? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि परीक्षण में। दोस्तों, मैं आपके सामने बुद्धि परीक्षण की बात करूं तो सर्वप्रथम 1908 में बीने के द्वारा 1908 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण दिया गया दोस्तों। उसके बाद स्पेयरमैन के द्वारा बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया गया है दोस्तों। बहुबुद्धि का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और आपके सामने बात करूं मैं, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया गया है दोस्तों। थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि की तुलना बालू रेत के ढेर से की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। जबकि टर्मन महोदय के द्वारा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया गया है दोस्तों। ध्यान होना चाहिए आप लोगों को, टर्मन के द्वारा जो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या दिया गया है दोस्तों? तो टर्मन महोदय ने MA/CA/100, मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला टर्मन महोदय के द्वारा सन 1916 में दिया गया है दोस्तों। इससे बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पक्का पूछेगा। वो बोल देगा आपसे कि बालक की, माना आपके बालक की मानसिक आयु 25 है और उसकी वास्तविक आयु 16 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इस प्रकार से आपको 25 तो मानसिक आयु, वास्तविक आयु 16, इसको काट दोगे आप लोग, ये उल्टा हो गया दोस्तों। ऊपर तो आप लोगों को लिखना है 16, वास्तविक आयु तो 25 और मानसिक आयु 16, तो 25 चौक 100 और 16 चौक 64, उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी दोस्तों 64।
इस प्रकार से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की जानकारी भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण कौन सा है? मौखिक परीक्षा का गुण कौन सा है? एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है। मौखिक परीक्षाओं की वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, मौखिक परीक्षा से तात्पर्य, मौखिक परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्र का उच्चारण सही करवाना, प्रोनाउंस सही करवाना। तो मौखिक परीक्षा और जो आपके सामने 4 कौशल होते हैं दोस्तों सीखने के, LSRW, लिसनिंग मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों का क्रम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए क्योंकि भाषाई कौशल आपके सिलेबस में है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। भाषाई कौशल को मैं अलग से करवा दूंगा आप लोगों को। और इसके ऑप्शन है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ विकास होता है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के लेखन कौशल को माप नहीं सकते। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, क्योंकि मौखिक भाषा कौशल से सभी तीनों कौशलों का एक साथ नहीं हो सकता विकास। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित हैं। तो मूल्यांकन के पक्ष में क्या सम्मिलित हैं? मात्रात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, अप्रेरणात्मक पक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मूल्यांकन के पक्ष में ज्ञानात्मक पक्ष सम्मिलित हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, ये क्वेश्चन हो ही गया था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? तो मौखिक मूल्यांकन के बारे में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूहीनता अधिक होती है। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। दोस्तों उपयुक्त कथन कौन सा है? तो मौखिक मूल्यांकन के बारे में जो आपके सामने बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कि मौखिक मूल्यांकन के व्यक्ति निष्ठावान होना चाहिए था, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। सही बात है, जब विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी तब जाकर ही उसको मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से टीचर या स्टूडेंट द्वारा समझाया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी? तो मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की डेफिनेशन है दोस्तों, तो किस महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई? माइकेसिस तथा सिसिरोस, ब्लूम तथा राइस्टोन। सही जवाब हो जाएगा माइकेलिस। तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। माइकेलिस की डेफिनेशन छोटी सी है, परिभाषा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? तो मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किनके द्वारा किया गया? लेते, सुकरात, मुरेनी, कोई नहीं। सुकरात महोदय के द्वारा मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात दिया गया है। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जबकि प्रश्नावली विधि का प्रयोग भी सर्वप्रथम सुकरात के द्वारा दिया गया था। प्रश्नावली विधि सर्वप्रथम सुकरात महोदय के द्वारा, जबकि प्रश्नावली विधि को लागू किया गया था वुडवर्थ महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस परीक्षा द्वारा बालकों के प्रत्यय स्मरण, चिंतन, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, विश्लेषण योग्यता व उच्चारण की कुशलता की जांच की जाती है? दोस्तों तो निबंधक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, कस्तूरी परीक्षा। सही जवाब हो जाएगा निबंधक परीक्षा द्वारा। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बालकों को निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा तो अपने विचार और क्रियाशील, विश्लेषण योग्यता, उच्चारण आदि की जांच की जा सकती है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो ही गया दोस्तों, ये अलग क्वेश्चन है। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विषय की ज्ञान की उपलब्धि, अभियोग्यता, अभिरुचि तथा बुद्धि की जांच की जाती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंदर बालक की उपलब्धि, विषय ज्ञान की उपलब्धि, अभियोग्यता और अभिवर्ती तथा अभिरुचि और बुद्धि की जांच की जा सकती है। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर
हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थियों की विषय संबंधी कौशलों की प्रवीणता का स्तर एवं विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं, सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का मापन करता है, यह कहलाता है भविष्य सूचक परीक्षण, निधानात्मक परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण, सर्वे परीक्षण। दोस्तों संप्राप्ति परीक्षण तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संप्राप्ति परीक्षण कहा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है। विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता, वैधता, मितव्यता। दोस्तों वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए, जबकि मितव्यता परीक्षण की कोई तकनीक नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण, चौथ। दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष का है जो मूल्यांकन, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन की व्यापक विशेषता कौन सी नहीं है? विद्यार्थी की रटंत स्मृति कितनी बड़ी है? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है? कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुमति प्रवर्कर हैं? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है? दोस्तों मूल्यांकन की व्यापक विशेषता कौन सी नहीं है? इनमें से मूल्यांकन की व्यापक विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लिखित परीक्षा से पहले पूरक के रूप में किस परीक्षा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा मौखिक परीक्षा है, बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सी है प्रायोगिक परीक्षा, डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौखिक परीक्षा। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जब आप लोग छोटे थे, कक्षा में 7th 8th क्लास में पढ़ते थे, स्कूल स्तर में, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके सामने आपके पहले तो मौखिक परीक्षा ली जाती थी, 5 अंक, आपको 5 अंकों की मौखिक परीक्षा, फिर उसके बाद लिखित परीक्षा ली जाती थी। तो मौखिक परीक्षा को लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मौखिक परीक्षा से बालक की उच्चारण कौशल का विकास होता है दोस्तों, बोलने के लिए तैयार हो जाता है बालक। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों के समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए क्या कारण है? तो बच्चों का समान भाव का अर्थ समझना, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया का आकलन करना, बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, और अगला ऑप्शन है बच्चों के बीच स्तर का आकलन करना। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बच्चों के बीच स्तर का आकलन करना। तो 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, छात्रों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी, तत्सम शब्दों का प्रयोग, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्त, विचार। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्तनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए, सीसीई आरंभ किया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है सीसीई, सतत व्यापक मूल्यांकन। पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि सतत व्यापक मूल्यांकन आपके सिलेबस में ऐड कर रखा है दोस्तों। तो सतत व्यापक मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन कितनी बार किया जाता है वर्ष में? तो वर्ष में 2 बार किया जाता है दोस्तों सतत व्यापक मूल्यांकन। तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीसी सतत व्यापक मूल्यांकन वर्ष में 2 बार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है? कक्षाएं, शिक्षक, विद्यालय या फिर
पाठ्यक्रम। दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके सामने विद्यालय। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है अध्यापक केंद्रित, मूल्यांकन केंद्रित, छात्र केंद्रित या फिर निष्पादन केंद्रित? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है दोस्तों, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने छात्र केंद्रित। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्र केंद्रित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, सतत समग्र मूल्यांकन में सारांशात्मक मूल्यांकन का एक भाग है तो दूसरा? सतत समग्र मूल्यांकन सारांशात्मक मूल्यांकन का एक भाग है तो दूसरा किसका भाग है दोस्तों? निदानात्मक मूल्यांकन, गुण मूल्यांकन, परिमाणात्मक मूल्यांकन या निर्माण मूल्यांकन? सही जवाब हो जाएगा आपके सामने डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निर्माण मूल्यांकन का भाग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपके सिलेबस में है तो शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन चरण से 6 माही प्रणाली की शुरुआत पर जोर दिया। तो कौन से स्तर पर 6 माह प्रणाली? दोस्तों आपके सामने प्रथम शिक्षा नीति आई थी सर्वप्रथम 1968 में, फिर दूसरी शिक्षा नीति 1986 में और वर्तमान शिक्षा नीति 2020 में आई है। तो यहाँ पर 1986 की शिक्षा नीति से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। तो उच्च माध्यमिक या प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च प्राथमिक है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके सामने राइट आंसर माध्यमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों के लिए 6 माही प्रणाली पर जोर दिया है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर सबसे प्रभावी रूप से किसके द्वारा बल दिया गया? राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 2 ऑप्शन अगली स्लाइड पर हैं दोस्तों, लेकिन इसका आंसर यही है आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा CCE मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रभावी रूप से बल दिया है। तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से एक क्वेश्चन तो पूछना पक्का है, इसलिए जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने ले लिए। आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? मूल्यांकन की नियमित एवं समय बनाना, समग्र बनाना है दोस्तों। मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका का कार्य करना और मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना। दोस्तों मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना है यहाँ पर ऑप्शन, तो कम करना ये इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि शिक्षक की भूमिका भी बराबर रहती है। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। बाकी जो तीनों हैं आपके सामने, मूल्यांकन की नियमित समग्र बनाना, ये सब मूल्यांकन के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सह शैक्षिक क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। दोस्तों शैक्षिक क्षेत्र का मतलब है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो आपको कुछ पढ़ाया जाता है। शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्र होता है दोस्तों, जो विद्यालय में को करिकुलम एक्टिविटी करवाई जाती है, जैसे पढ़ने के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाना और अन्य जो भी कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित करवाए जाते हैं उनको सह शैक्षिक के नाम से जाना जाता है। तो सह शैक्षिक में शामिल कौन कौन से हैं? जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, अभिवर्ती। दोस्तों कूट दिए गए हैं आपके सामने। अब कूट हैं
1 2 3, 1 2 4, 1 2 3 4, 1 और 3 4। तो आपके सामने जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य और ये सभी, तो सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। ये सब आपके सामने सहशैक्षिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द हैं। तो व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, एक व दो दोनों, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों व्यापक शब्द का तात्पर्य पूछा है, ये क्वेश्चन रीट पात्रता परीक्षा में पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, लिख लेना आप, मेरे से लिख के ले लो। तो कि व्यापक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ससंज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक दोनों होता है व्यापक का अर्थ। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रेगुलर इसी प्रकार आपके लिए क्लासेस लाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू।